अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं नावल का बकिया पार्ट। आज नावल की है एपिसोड नंबर 8 और नावल का नाम है गुनाहगार। और इस नावल को लिखा है, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ ये बताने के लिए कि ये ज़ीना शर्जील हैं या ज़ीनिया शर्जील हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे ज़ीनिया नाम लिखा गया है और कुछ जगह पे ज़ीना नाम लिखा हुआ है। इसलिए मुझे थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन हो रही है कि राइटर का जो प्रॉपर जो नाम है वो ज़ीना है या ज़ीनिया है। मुझे इस चीज़ का ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो बहरहाल आइए शुरू करते हैं आज का बाकी का नावल। तो नावल करने शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट, अगर आपको नॉवेल्स या वीडियो अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। और साथ में बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दूसरी छोटी-सी बात और करनी थी कि अगर आपको नॉवेल्स, कोई अच्छे नॉवेल्स जिनके बारे में आप जानते हैं या आप सुनना चाहते हैं, तो उनके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि वो नॉवेल्स मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमीर इस वक़्त होटल के रूम में बेड पर लेटा हुआ अपने मोबाइल में अनाया की तस्वीर देख रहा था। आज सुबह जब अनाया रो रही थी, एक पल के लिए नमीर का दिल शिद्दत से चाहा वो इसे यहाँ अपने साथ ले आए, मगर इसके आंसू देखकर वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। वो निहाल की वजह से अनाया को अलग घर में नहीं रख सकता था, वो सरवत के बगैर अलग होकर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस उम्र में इसकी माँ को भी इसकी ज़रूरत थी और वो खुद कौन-सा सरवत से दूर रह सकता था। वो दूसरे घर में शिफ्ट होकर सरवत को अपने साथ नहीं रखकर निहाल से दूर भी नहीं करना चाहता था। बस वो चाहता था निहाल इसी की बीवी से दूर रहे, और ये तभी मुमकिन था जब अनाया खुद निहाल से बेरुखी बरतती। वो अनाया की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ था। वो दिल की बिल्कुल साफ थी और मासूम भी। वो निहाल का लिहाज करते हुए कभी भी इससे बदलिहाजी नहीं कर सकती थी जब तक इसके पास कोई जवाब मौजूद ना हो। और वह अनाया को अपने साथ ना लाकर जवाब पैदा करके आया था, मगर अब वो अनाया को बुरी तरह मिस कर रहा था और अनाया के पास मोबाइल मौजूद नहीं था। इसकी आवाज़ सुनने के लिए नमीर ने लैंडलाइन पर कॉल की, मगर हमीदा ने इसे बताया वो अपने कमरे में मौजूद सो रही है। नमीर को साफ महसूस हुआ ऐसा हमीदा अनाया के कहने पर कह रही थी, और अनाया वही मौजूद थी। नमीर ने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। अनाया इससे खफा थी, मगर वो इसको वापस घर जाकर प्यार से मना लेगा, क्योंकि इसका अपना गुजारा अपनी बीवी के बिना मुश्किल था। बहुत जल्दी अनाया ने इसको अपना आदी बना लिया था। नमीर अनाया की तस्वीरें देखता हुआ ये सब बातें सोच रहा था कि मोबाइल पर मिनाल की कॉल आने लगी। खैरियत? नमीर ने कॉल रिसीव करते हुए मिनाल से पूछा। हाँ, खैरियत ही है, तुम बाहर आओ जल्दी से, मिनाल इससे बोलने लगी। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, ऑफिस के काम से आया हूँ। नमीर इसे संजीदगी से जवाब देने लगा। जिस होटल में तुम स्टे कर रहे हो मैं भी वहीं मौजूद हूँ, बाहर आओ। मिनाल ने अपनी बात मुकम्मल करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। नवीर ने पहले सोचा कि वह मिनाल को कॉल करके मना कर दे, मगर कुछ सोचकर अपनी जैकेट उठाता हुआ रूम से बाहर निकल गया। तो मैं इस्लामाबाद में क्या कर रही हूँ? नमीर होटल के रूम से बाहर निकले तो होटल की लॉबी में मिनाल को खड़ा देखा। मेरी फ्रेंड रहती हैं यहाँ, तो इसी से मिलने आई थी। तुम कैसे हो? मिनाल ने इसे जवाब देकर नमीर की खैरियत पूछी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ? नबीर ने अपनी खैरियत बताए बगैर दोबारा मिनाल से पूछा। 1 घंटा पहले ही तुम्हें रिसेप्शन पर देखा था। तुम कैसे हो नमीर? मिनाल ने इसके सवाल का जवाब देते हुए दोबारा इससे पूछा। खुश, तुम सुनाओ? नमीर अब इससे पूछने लगा। मैं भी खुश, मगर तुम जितनी नहीं। क्या हम वॉक कर सकते हैं? मिनाल नमीर का जवाब देती हुई बोली। पहली फिल्म फ्लॉप हो जाए तो बंदा खुश कैसे रह सकता है? नेक्स्ट के लिए थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करना। नमीर मिनाल के साथ वॉक करता हुआ इसे सीरियस होकर मशवरा देने लगा, जिस पर मिनाल खोल कर रह गई। मिनाल को मनीर का यूं संजीदगी से भिगो भिगो कर मारने वाला अंदाज एक आंख नहीं भाता था, मगर वो जब्त कर गई। एक फिल्म में काम करके मेरा शौक पूरा हो गया, मुझे इसके फ्लॉप होने का कोई गम नहीं। गम है तो बस इस बात का कि तुमने मुझे छोड़ने और शादी करने में बहुत जल्दी की।
क्या ये तुम्हारी जैकेट मिल सकती है मुझे? मिनाल जो कि स्लीवलेस टॉप पहनी हुई थी, अपने दोनों बाजुओं को सहलाती हुई नमीर से बोली। सुनसान सड़क पर वो दोनों ही वॉक कर रहे थे। मुझे पूरा यकीन है दूसरी फिल्म मिलने के बाद तुम जल्द ही मेरे छोड़ने और शादी करने के गम से बाहर निकल आओगी। नमीर अपनी जैकेट उतार कर मिनाल की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। कब तक यूं नाराज रहोगे मुझसे नमीर? अपनी गलती का एहसास है मुझे। और नमीर की जैकेट लेकर पहनती हुई बोली। रिलैक्स यार, मैं तुमसे कोई नाराज वराज नहीं हूँ। तुमसे अगर नाराज होता तो यूं बातें नहीं कर रहा होता। मैंने ये बात खाला जानी से भी कही थी। हम दोनों के बीच सिर्फ एक रिलेशन नहीं था, हम दोनों आपस में कज़न भी हैं। तुम्हें अगर अपनी गलती का एहसास है तो ये अच्छी बात है, ज़्यादा दूर जाने का फ़ायदा नहीं। वापस आ जाओ, अनाया मेरी कॉल का वेट कर रही होगी। नमीर वापस मुड़ता हुआ मिनाल को नमीर वापस मुड़ता हुआ बोला तो मिनाल को भी होटल की तरफ मुड़ना पड़ा। इसके मुंह से अनाया का नाम सुनकर मिनाल के दिल में अनाया के लिए नफरत मजीद बढ़ गई। सुबह से ही अनाया का दिल उदास था। नमीर इसे छोड़कर चला गया था। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रही। जब हमीदा ने इसे बताया निहाल सरवत को घर लेकर आ गया है, तब वो सरवत से मिलने गई और काफी देर इसके पास बैठी, उससे बातें करती रही। फिर उसको खाना खिलाकर मेडिसिन देकर खुद लॉन में अपने गिर्द शॉल लपेटकर कुर्सी के ऊपर पाँव रखकर बैठ गई। इसे अफसोस होने लगा, नमीर इसे एक कॉल तो कर सकता था। बेशक इसके पास मोबाइल नहीं था, मगर इसे लैंडलाइन पर ही बात कर लेता। मगर नमीर ने इसे कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा। ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हो, कल शाम तक तो नमीर आ ही जाएगा। निहाल लॉन में आकर इसके बराबर वाली चेयर पर बैठा हुआ इसे कहने लगा। आपको मेरी फिक्र करने की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। कोई उदास नहीं हूँ मैं, बल्कि नमीर की कॉल का वेट कर रही हूँ। वो निहाल से उखड़े हुए लहजे में बोली। वो न जाने क्यों इसके पास आकर बैठकर इससे बातें करने लगा था। ना वो कल रात को इसके बेडरूम में आता, ना नमीर को गुस्सा आता और ना वो इसको छोड़ कर जाता। तुम्हें मेरा फिक्र करना और परवाह करना अच्छा नहीं लगता? नेहाल अनाया को देखता हुआ पूछने लगा। मेरी फिक्र करने के लिए और परवाह करने के लिए नमीर मौजूद है। आप आंटी की फिक्र और अब परवाह किया कीजिए। इस उम्र में इन्हें आपकी ज़रूरत है। अनाया इसे जताती हुई बोली। न जाने निहाल इसे क्या जताना चाह रहा था। नमीर तुम्हारी कितनी फिक्र करता है ये तो मैं कल रात को देख ही चुका हूँ, और अगर इसे तुम्हारी परवाह होती तो वो यूं तुम्हें छोड़कर अकेला ना जाता। निहाल तंजिया मुस्कुराता हुआ सामने खड़ी कार को देखता हुआ बोला। आखिर कहना क्या चाह रहे हैं आप? अनाया बुरा मानती हुई निहाल से पूछने लगी। निहाल से बात करके इसका मूड मजीद खराब हो गया। जब भी वो वहां से उठ गई, यही कि इस वक्त नमीर की कॉल का वेट करना बेकार है। वो इस्लामाबाद में मिनाल के साथ बिजी है। मेरा मतलब है आज सुबह ही खाला जानी की कॉल आई थी। इन्होंने बताया कि मिनाल इस्लामाबाद पहुंची हुई है। अभी तो दोनों वहां वॉक कर रहे हैं। इसके बाद इन दोनों का डिनर करने का प्रोग्राम है। नहाल निहाल नॉर्मल अंदाज में अनाया को देखता हुआ बोला। आज दोपहर को जब नमीर की लैंडलाइन पर कॉल आई थी तो हमीदा से इसी ने कहलवाया था कि अनाया सो रही है। निहाल भाई आप कुछ भी बोले और मैं मान लूंगी। शर्म आनी चाहिए आपको अपने भाई के बारे में इस तरह बोलते हुए। अनाया निहाल को कहती हुई गुस्से में घर के अंदर चली गई। कैसा फील कर रही हैं आप? कैसी तबीयत है अब आपकी? निहाल शाम में ऑफिस से घर आया, सरबत के कमरे में आकर इसकी तबीयत पूछने लगा। कल से तो काफी बेहतर है, तुम जल्दी आ गए आज। सरबत ने निहाल को अपने रूम में आता हुआ देखकर बेड से उठ कर बैठी और पूछने लगी। जी, मौसम आज अबर आलूद है, नमीर भी घर पर नहीं है और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। इन सब बातों को सोचता हुआ घर आ गया। आप बताएं खाना खाया आपने दोपहर का? निहाल कमरे में मौजूद सोफे पर बैठता हुआ सरबत से पूछने लगा। हाँ, अनाया ने खिला दिया था और मेडिसिन भी दे दी थी। सरबत निहाल को बताने लगी। गुड, अनाया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख लेती है आपका। निहाल सरबत की बजाय सामने दीवार की पेंटिंग को देखता हुआ बोला। सरबत गौर से निहाल को देखने लगी। निहाल मेरे ख्याल में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। सरवत की बात पर निहाल इसकी तरफ देखने लगी। किससे? वो सरवत को देखता हुआ पूछने लगा। मैं ठीक हो जाऊं तो एक दो दिन में देखती हूँ तुम्हारे लिए कोई लड़की। बहुत खूबसूरत थी। सरवत निहाल को देखकर मुस्कुराती हुई कहने लगी। अनाया जैसी? निहाल सरवत को देखता हुआ पूछने लगा। अनाया से भी खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। वो निहाल की आंखों में छुपी उदासी देखकर बोली। अगर कोई अनाया से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की हुई तो वो तब भी अनाया जैसी नहीं हो सकती। आपने अनाया को मुझसे लेकर नमीर को दे दिया। निहाल जख्मी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराता हुआ सरवत को देखकर बोला। बेटा, इस वक्त हालात ऐसे थे कि कदम उठाना पड़ा। निहाल तुम समझने की कोशिश करो, अब वो तुम्हारे भाई की बीवी है।
सरवत परसों होने वाले वाक़ये से बेशक बेखबर हो, मगर घर में जिस तरह का माहौल दोनों भाइयों के बीच चल रहा था, वो इससे बेखबर नहीं थी। जी, हमेशा से मैं ही तो समझता आया हूँ। आप मेरी शादी के लिए परेशान मत हों। अपने लिए कोई बेहतर फ़ैसला मैं जल्द खुद ही कर लूँगा। बस अब आप अपना ख़्याल रखा करें। निहाल सोफ़े से उठकर सरबत के हाथ पर अपना हाथ रखकर थपकी देता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। क्या सोचा जा रहा है यहाँ खड़े होकर अकेले-अकेले? नौफल घर में दाखिल हुआ तो शांजे को टेरेस में खड़ा देखकर इसके पास आया। शांति ने मुड़कर नौफल को देखा तो अपने होठों से शांति का गाल छूता हुआ मुस्कुराकर इसे देखने लगा। परसों इनके दरमियान बहस के बाद वो दोनों ही जरूरी बात के सिवा कोई बात नहीं कर रहे थे और आज के दिन दोनों ही को एक दूसरे की खामोशी परेशान किए दे रही थी। इसलिए नौफल ने अपने पुराने मूड में आकर इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश करने लगा। मैं यही सोच रही थी कि अपने एसपी साहब को कैसे मनाया जाए। नायला ने इन दोनों के दरमियान खामोशी महसूस करके आज सुबह शांदे को खूब खरी-खरी सुनाई थी, मगर अंदर से खुद शांदे भी नौफल से यूं बेरुखी बरत नहीं पा रही थी। इसलिए इसे देखती हुई कहने लगी, फिर क्या आइडिया समझ में आया? कैसे मनाओगी अपने एसपी को? नौफर शांते को खुद से करीब करके संजीदगी से पूछने लगा। यही तो समझ नहीं आ रहा। सुबह से कोई 10 घटिया टाइप फिल्में देख चुकी हूँ। शायद इन्हीं में से कोई आसान तरीका कार दिख जाए, मगर हर दूसरी मूवी ने हीरोइन बेवकूफ़ बनी हुई रूठे हुए हीरो के आगे गला फाड़-फाड़ कर गाने गाकर उछलती-कूदती हुई अजीब हरकतें कर रही थी। ऐसा मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। शांति ने जितनी संजीदगी से इसे बताया, नौफल अपनी हंसी रोक नहीं सका। एक आइडिया मैं दूं? वो शांति को उठाता हुआ कमरे में लाया और बेड पर बिठाया। कोई ज़रूरत नहीं, अपने छिछोरे आइडियाज़ का बंडल अपने पास रखो और शराफत से खुद ही मान जाओ। शांति इसके खतरनाक तेवर देखती हुई बोली तो नौफल हंसा और खुद भी बेड पर इसकी गोद में सर रखकर लेट गया। मानना तो खुद ही पड़ेगा, क्या करूं, नाराज जो नहीं रह सकता तुमसे ज्यादा देर तक। वो शांति को देखकर इसके हाथ पर मोहब्बत से मेहर सप्त करता हुआ बोला। मेरी नाराजगी वाकई तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती है? शांति अब नौफल के बालों में उंगलियां फेरती हुई इससे पूछने लगी। मेरी जिंदगी में तुम्हारी मौजूदगी बहुत मायने रखती है शांति। प्लीज मेरे और अपने बीच में ऐसे मसले मत लेकर आया करो जिससे हमारे बीच में बहस हो। मैं बहुत ज्यादा नेक इंसान हरगिज नहीं हूं, मगर इतना बुरा भी नहीं। नहीं, मेरा यकीन करो। नौफल शांति को देखता देखता हुआ इससे संजीदगी से कहने लगा तो शांति हल्का सा मुस्कुराई और खामोश रही। चलो आज रात मैं तुम्हें बताता हूँ, जब बीवी अपने शोहर से नाराज हो जाए तो शोहर को कैसे मनाना चाहिए। मगर पहले हम आंटी को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे। इनका अपॉइंटमेंट है आज। फिर वापसी पर डिनर करेंगे। आंटी को रेडी होने का बोलकर आया था। अब तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ। नाइला की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से नौफल इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था। इसने शांति के साथ डिनर का प्रोग्राम बना लिया। आज मौसम काफी खुशगवार था, इसलिए शांति नखरे दिखाए बगैर तैयार होने चली गई। नमीर एयरपोर्ट से घर पहुंचा तो रात के 9 बज रहे थे। बाहर लॉन में ही चेयर पर इसे निहाल बैठा हुआ मिला और नमीर को गेट से अंदर आता हुआ देखकर इसी की तरफ बढ़ा तो नमीर भी एक हाथ में बैग दूसरे हाथ में लैपटॉप पकड़े निहाल के पास आया। मुझे कॉल कर देते, मैं लेने आ जाता। निहाल नमीर को देखता हुआ कहने लगा। निहाल के लहजे में 2 दिन पहले होने वाली तल्ख कलामी का शायबा तक नहीं था। वो बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा था जैसे शुरू से करता आया था। नहीं, कैब कर ली थी मैंने। कोई खास मसला नहीं है। तुम बताओ मामा की कंडीशन कैसी है अब? निहाल को नॉर्मल अंदाज में बात करते हुए देखकर नमीर भी हर बात भुलाए इसे नॉर्मल अंदाज में पूछने लगा। बीपी अभी भी थोड़ा सा हाई है, शाम में चेक किया था। तुम्हारा पूछ रही थी मामा। तुमने बात नहीं की इनसे? निहाल नमीर से पूछने लगा। नहीं, दोपहर मीटिंग के चक्कर में सारा दिन गुजर गया। इसके बाद फ्लाइट कराने में और वापस आने में टाइम ही नहीं मिला। मीटिंग काफ़ी अच्छी रही है। हमदानी साहब ने एक और प्रपोजल भी दिया है जिसकी डील्स इसमें मौजूद है, तुम चेक कर लेना। अगर तुम्हें सूटेबल लगे तो फिर कल सुबह ऑफिस में डिस्कस कर लेंगे। ऐसा करो, अपना लैपटॉप मेरे बेडरूम में रख दो प्लीज। मैं डिनर के बाद देख लूंगा। इस वक्त वॉक का मूड हो रहा है तो बाहर जा रहा हूँ। निहाल नमीर को देखता हुआ बोला। नमीर इस बात में सर हिलाकर घर के अंदर चला गया। वो निहाल के रूम में पहुंचा और बेड के पास मौजूद टेबल पर अपना लैपटॉप रखकर पलटने ही लगा तो निहाल के बेड पर मौजूद अनाया के पेंडेंट ने इसे पलटने पर मजबूर किया। नमीर ने आधा तकिए के नीचे दबा हुआ अनाया का पेंडेंट हाथ में लिया। ये वही पेंडेंट था जो नमीर ने अनाया को गिफ्ट में दिया था और इस वक्त वो निहाल के बेड पर मौजूद था। नमीर पेंडेंट को गौर से देखता हुआ इसे अपने पॉकेट में रखकर निहाल के रूम से निकल गया।
अनाया अपने रूम में खामोशी से सोफे पर बैठी हुई थी। निहाल पर इसे पहले ही गुस्सा था। निहाल की वजह से नमीर इसे अपने हाथ साथ लेकर नहीं गया था। कल शाम इसे निहाल की बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आया। आखिर निहाल कैसे कह सकता था नमीर और मिनाल इस्लामाबाद में एक साथ हैं। इस वजह से वो और भी निहाल से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। और नमीर कैसे इसे अपना एहसास दिलाकर इसे अकेला इसका एहसास किए बिना इसे छोड़कर चला गया। आज मौसम के तेवर देखकर महसूस हो रहा था कि बारिश होगी। बस अब इसे मजबूत बनकर रहना है। वो सोच चुकी थी, मगर इसके बावजूद बेचैनी से बार बार अपने रूम की खिड़की से मौसम का जायजा हर 10 मिनट बाद ले रही थी। इस वक्त इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई जब खिड़की में से इसने नमीर को घर आता देखा, मगर वो घर आने की बजाय लॉन में खड़ा निहाल से बातें कर रहा था। नमीर चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे। अपना गुस्सा तो वो सिर्फ इसी पर जताता था। अनाया ने सच झटक कर सोचा। अनाया खिड़की बंद करके पर्दा बराबर करती हुई जल्दी से वार्डरोब खोलकर अपने लिए ड्रेस निकालने लगी। कल से इसका मूड खराब था, इसलिए अपने हुलिये पर भी इसकी नजर नहीं गई, मगर नमीर को घर में आता देखकर जल्दी जल्दी वो ड्रेस चेंज करके आईने में खड़ी बाल बनाने लगी। बालों को खुला छोड़कर होठों को ग्लोव से रंगने के बाद अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कती हुई कमरे में टहलकर नमीर का इंतजार करने लगी। जैसे ही कमरे के बाहर कदमों की आवाज आई, दरवाजा खुला। नया ने जल्दी से बेड पर बैठकर अपने चेहरे के तासुरात संजीदा कर लिए, मगर नमीर की जगह हमीदा नमीर का बैग लेकर कमरे में दाखिल हुई। साहब कहाँ हैं तुम्हारे? अनाया चेहरे के जाविये दुरुस्त करती हुई हमीदा से नमीर का पूछने लगी। वो तो जी बड़ी बेगम साहिबा के कमरे में बैठे हैं। हमीदा अनाया को बताती हुई नमीर का बैग सोफे पर रखने लगी। ठीक है, दोनों भाइयों से खाने का पूछकर टेबल पर लगा देना, आंटी को मैं खुद खिला दूंगी। अनाया हमीदा को हदायत देती हुई बोली। पूरे 45 मिनट बाद कमरे का दरवाजा दोबारा खुला और नबीर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ी, जो कि मगरूराना अंदाज में न जाने किस बात पर गर्दन अकड़ाए बेड पर विराजमान थी। कैसी हो? नमीर बेड के पास आकर खड़ा होकर अनाया से पूछने लगा। आखिरकार 45 मिनट बाद आपको अपनी बीवी का ख्याल आ ही गया कि इससे भी खैरियत पूछ ली जाए। अनाया संजीदगी से इस पर तंज करती हुई बोली। मखसूस बीवियों वाले स्टाइल में अनाया इस पर तंज करती हुई नमीर को बहुत क्यूट लगी। मुझे नहीं मालूम था मेरी बीवी का एक एक लम्हा अपने शोर के बगैर गुजारना मुश्किल हो रहा है, वरना इतनी देर थोड़ी लगाता अपनी बीवी के पास आने में। नमीर चेहरे पर मुस्कुराहट लाया अनाया को देखता हुआ कहने लगा। खैर ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा ही हुआ जो आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए। बहुत अच्छे गुजरे हैं ये 2 दिन मेरे। अनाया ने इतराते हुए कहा, जैसे इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मेरे साथ जाने के लिए इतना तड़प क्यों रही थी? अब वापस आया हूं तो मुंह फूला हुआ है। ये भी नहीं मालूम कि घर आए शोर का इस्तकबाल कैसे किया जाता है। नमीर इसको कहता हुआ सोफे पर बैठकर अपने शूज उतारने लगा। कैसे इस्तकबाल करूं आपका? आपकी राह में अपनी पलकें बिछाकर बैठ जाऊं, या आपके घर आने पर भंगड़े डालकर खुशियों के गीत गाऊं? अनाया मुंह बनाती हुई बोली, जिस पर नमीर को हंसी आई। वो सोफे से उठकर मुस्कुराता हुआ बेड पर अनाया के पास आया। ये सब नहीं करो, मगर शोहर थका हारा घर आए तो बीवी इससे प्यार के 2 बोल तो बोल सकती है ना। नमीर अनाया के पास बैठकर इसका हाथ थाम कर बोला। क्यों इतनी थकन हो रही है आपको? क्या इस्लामाबाद से घर तक पैदल चल कर आ रहे हैं? अनाया के बोलने पर नमीर इसे संजीदगी से देखने लगा। गुस्सा किस बात पर आ रहा है तुम्हें? नमीर बेड पर इसके करीब लेटता हुआ पूछने लगा। सॉरी, भूल गई थी, गुस्सा करने का हक तो सिर्फ आप ही का तो है। अनाया आहिस्ता से बोलकर बेड से उठकर कमरे से जाने लगी। कहाँ जा रही हो? नमीर अनाया को देखता हुआ पूछने लगा। आंटी को खाना खिलाने जा रही हूँ, आप थके हुए हैं, रेस्ट करें। अनाया ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो नमीर फौरन बोला। मम्मा को मैं खाना खिला चुका हूँ और तुम अभी कमरे से बाहर कहीं नहीं जा रही हो। यहीं रहो मेरी आंखों के सामने। नमीर के बोलने पर अनाया बेड की बजाय 7 कदम दूर फासले पर सोफे पर जाकर बैठी तो नबीर ने इसको घूरा। फौरन सोफे से उठो और वार्डरोब से मुझे कपड़े निकाल कर दो ताकि मैं इजी हो जाऊं। नमीर बेड पर लेटता हुआ अनाया को देखकर बोला। अनाया नमीर के कपड़े वार्डरोब से निकालते हुए उलझने लगी कि वो इससे मिनाल के बारे में कैसे पूछे। क्या वो वाकई नमीर के साथ इस्लामाबाद में मौजूद थी? नमीर अनाया के चेहरे पर उलझन के आसार देखते हुए इससे अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। चेंज करके वापस आया तो वो दोबारा सोफे पर बैठी हुई थी। नमीर का शिद्दत से दिल चाहा कि वो अपने कमरे से इस सोफे को आग लगा दे या उठाकर बाहर फेंक दे। ये बैग अभी तक ऐसे ही क्यों रखा है? इसमें से कपड़े निकालकर वार्डरोब में रखो और बैग को जगह पर रख कर आओ। नमीर इसको सोचों में गुम देखकर बोला और वो खुद बेड पर लेट गया। अनाया इसका चेहरा देखती हुई बैग हाथ में थामे उठी वार्डरोब में कपड़े रखने लगी। ये क्या है?
ये क्या है? बैग में एक छोटा डब्बा निकालकर अनाया नमीर की तरफ देखकर पूछने लगी। मोबाइल है मेरी बेगम के लिए, ताकि वो 2 दिन की जमा बातें आसानी से अपनी सहेली से कर सके। नमीर की बात सुनकर बमुश्किल इसने आने वाली हंसी रोकी। खाना खा लिया था आपने? अनाया अब नमीर को देखकर पूछने लगी। दोपहर का लंच काफी लेट किया था, अभी मूड नहीं है खाने का। नमीर का जवाब सुनकर अनाया वापस सोफे पर जाने लगी, तभी नमीर ने उसे पुकारा। अनाया, वो मुड़ी, जरा मेरे मोबाइल उठाकर चार्ज पर लगा देना। तो नमीर की आंखों में शरारत साफ महसूस कर सकती थी। नमीर को घूरती हुई इसका मोबाइल चार्ज पर लगाने लगी। और कोई काम है या फिर मैं बैठ जाऊं? अनाया नमीर को देखती हुई पूछने लगी। यहाँ मेरे पास आकर बैठो, फिर बताता हूँ काम। नमीर बेड के किनारे से थोड़ा साइड पर होकर लेटा, ताकि अनाया बैठ सके। अब बोलिए। अनाया इसके पास आकर बैठती हुई अगला काम पूछने लगी। पहले तुम बोलो, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? फौरन शेयर करो मुझसे। वो अनाया का हाथ थामकर दोस्ताना अंदाज में पूछने लगा। वहाँ इस्लामाबाद में मिनाल आपी आपके साथ थी? अनाया नमीर से पूछने लगी। हाँ, वो वहाँ अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। इसने मुझे यही बताया था, और ये भी कि वो कल सुबह वापस आ जाएगी। नमीर बिना चौंके नॉर्मल अंदाज में अनाया को बताने लगा। मगर इससे हैरत इसलिए हुई, मिनाल अनाया से इतनी फ्रैंक कभी नहीं रही कि वह अपने इस्लामाबाद जाने कैसे बताती। यानी ये बात अनाया को खास तौर पर बताई गई है। मिनाल ने खुद या फिर किसी और ने? वो आप ही के होटल में रुकी हुई थी, और आप दोनों ने डिनर एक साथ किया और फिर वॉक भी की? अनाया आंखों में नाराजगी लाती हुई इससे पूछने लगी। अनाया, पहली बात तो ये कि मुझे मालूम नहीं था कि मिनाल इस्लामाबाद में मौजूद है और इसी होटल में रुकी हुई है। यहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। अगर मुझे मालूम भी हो कि वो इसी होटल में रुकी है, तो यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है? रही बात इसके साथ वॉक करने की, तो मिनाल और मैं कज़न भी हैं। अगर वो मुझे कहीं पर बाहर या फिर किसी भी जगह मिलेगी, मुझसे खुद से ही बात करेगी, तो मैं नहीं समझता इससे तुम्हें खतरा लाहक होना चाहिए। बल्कि ये बात अपने माइंड में रखनी चाहिए, मेरी इससे बेशक कमिटमेंट रही है, मगर वो मेरी खालाजाद भी है। रही बात डिनर की, तो इसने मुझे डिनर का बोला, मगर मैंने इसे मना कर दिया। चलो अब तुम बताओ मुझे कि ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? नमीर ने एक एक बात इसको वाज़ेह करते हुए आखिर में जानना चाहा कि आखिर कौन अनाया को इससे बदगुमान कर रहा है। निहाल भाई ने। अनाया के मुंह से निहाल का नाम सुनकर भी वो चौंका। यानी निहाल और मिनाल मिलकर? इससे थोड़ी देर पहले निहाल के बेडरूम में अनाया के पेंडेंट का भी मतलब समझ में आया। अनाया, यहाँ देखो मेरी तरफ और मेरी बात गौर से सुनो। मियाँ और बीवी के रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए सिर्फ इस रिश्ते में मोहब्बत का होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद ही इस रिश्ते को मजबूत बनाता है। बल्कि मेरा मानना है कि किसी भी रिश्ते की पायदारी एतमाद से ही मुमकिन है, और इसमें तुमसे अपना और मैं तुमसे अपना ऐसा ही रिश्ता बनाना चाहता हूँ। हमारे रिश्ते में मोहब्बत के अलावा हमें एक दूसरे का एतबार भी हासिल हो। क्या तुम मेरे साथ ऐसा रिश्ता कायम करना चाहोगी? नमीर बेड पर लेटते हुए अनाया का हाथ थामकर इसे पूछने लगा, जिस पर अनाया ने मुस्कुराकर इकरार में सर हिलाया। नमीर मुस्कुराकर अपनी पॉकेट से नमीर मुस्कुराकर अपनी पॉकेट से अनाया का पेंडेंट निकालकर इसके गले में पहनाने लगा। ये ये आपको कहाँ से मिला? मेरा मतलब है आपके पास कैसे आया? अनाया को अपना पेंडेंट देखकर खुशी के साथ हैरत भी हुई। तुम बताओ, कहाँ घुमा दिया था मेरा दिया हुआ गिफ्ट? कितने प्यार से लाया था ये मैं तुम्हारे लिए। ये नमीर यूं ही लेटे हुए आंखों में मसनूई नाराजगी लाकर अनाया से पूछने लगा। ये पेंडेंट तो उस रात इन लड़कों ने दूसरी चीजों के साथ ले लिया था, जब निहाल भाई की गन पॉइंट पर गाड़ी छीनी थी। मगर ये आपको कहाँ से मिला? अनाया अफसोस से नमीर को बताती हुई दोबारा नमीर से पेंडेंट के बारे में पूछने लगी। छोड़ो इस बात को, ये कहाँ से मिला? इसे हमेशा पहनने रखना। तुम्हें तुम्हारी चीज दोबारा मिल गई, बस इस बात पर खुश हो जाओ। नमीर को जो बातें निहाल के बारे में समझ आ रही थी, इससे नमीर को दिली तौर पर बहुत अफसोस हुआ। इसका भाई अनाया को इससे अलग करने के लिए इस हद तक जा सकता है, ऐसा नमीर कभी नहीं सोच सकता था। मगर वो अनाया को निहाल के बारे में कुछ भी बोलकर अनाया की नज़रों में अपने भाई का इमेज नहीं गिरा सकता था, इसलिए बात को टाल गया। अनाया अपने गले पहने हुए पेंडेंट को देखती हुई मुस्कुराकर बेड से उठी। वैसे ही बाहर बादल बहुत जोर से गरजा। अनाया तेजी से बेड पर लेटे हुए नमीर के सीने से जा लगी। नमीर, अब क्या होगा? वो नमीर के सीने से लगी खौफजदा होकर नमीर से पूछने लगी। तुम बताओ अब क्या होना चाहिए? नमीर ने बेड पर लेटे लेटे अनाया को अपने हिसार में लेकर इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फराहम करते हुए उल्टा इससे सवाल किया। तुम मुझे नमीर, मुझे डर लग रहा है।
नमीर के दोनों बाजू को थामे खौफजदा होकर बोली, क्योंकि बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। किससे, मुझसे या फिर बरसात से? अनाया की खुशबू में बसे हुए वजूद को बेड पर लेटाने के बाद इस पर झुकता हुआ पूछने लगा, खौफ से मेरी जान हलकान हुए दे रही है और आप हैं कि? नमीर के होंठ गर्दन के बाद सीने पर महसूस करके बाकी लफ्ज इसके मुंह में ही दम तोड़ गए। तुम्हारी ये कुर्बत मेरी जान भी तो हलकान कर रही है, मेरी जान। नमीर इसी की खुशबू को अपनी सांसों में उतारने के बाद अब अनाया की सांसों की खुशबू को अपनी सांसों में उतार रहा था। नमीर, जैसे ही नमीर ने इसके होंठों की को आज़ादी बख्शी, अनाया ने बंद आंखों के साथ इसका नाम पुकारा। सर्दी के मौसम में इसके माथे पर नन्ही-नन्ही पसीने की बूंदें इसके खौफ और घबराहट का पता दे रही थी। हाथ के अंगूठे से नमीर ने इसके माथे से इस बूंद को साफ किया। आज इस बरसाती रात में मेरा वादा है कि मैं तुम्हें बिल्कुल डरने नहीं दूँगा। तुम अपने सारे खौफ को भुलाए सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी शिद्दतों को महसूस करोगी। नमीर अनाया को बोलता हुआ उठकर बैठा और अपनी शर्ट उतारने लगा। तभी अनाया शर्म से रुख फेर कर लेट गई। जब नमीर ने अनाया की शर्ट की ज़िप खोलने की गुस्ताखी की, तो अनाया ने ज़ोर से आँखें मीच लीं। अब वो बाहर तेज़ तूफ़ानी बारिश को भुलाए अपनी कमर पर नमीर की उँगलियों और होठों के लम्स को महसूस करने लगी। नमीर की उँगलियाँ इसकी कमर को छूती हुई दोनों शानों तक आई। बालों को हटाकर दूसरी गुस्ताखी पर अनाया का दिल ज़ोर से धड़का। इसने तकिए को दोनों मुट्ठियों में दबोचा। नमीर, प्लीज़ लाइट ऑफ कर दें। अनाया की काँपती हुई आवाज़ नमीर के कानों में टकराई। वो इसकी कैफ़ियत के मद्देनज़र इसकी बात मानने को मजबूर हुआ। अनाया को कम्फ़र्टर उड़ाकर नमीर लाइट ऑफ़ करने उठा। इसके मोबाइल पर निहाल की कॉल आने लगी, जिसको देखकर वो काफ़ी बदमज़ा हुआ। इसकी कॉल काटकर अपने मोबाइल को स्विच ऑफ़ करने के बाद वो रूम की लाइट ऑफ़ करके वो दोबारा बेड पर अनाया के पास आया और लैंप की मद्धम रोशनी में अनाया को देखने लगा। अनाया रुख मोड़े वैसे ही लेटी थी, अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों से तकिए को दबोचे। नमीर ने आहिस्तगी से इसके हाथ तकिए से हटाए और बहुत नरमी से इसका रुख अपनी तरफ किया, तो अनाया ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। शर्माने की इस अदा पर नमीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इस तरह शर्मा कर तो तुम मुझे मज़ीद शरारत करने पर आमादा कर रही हो। नमीर इस पर झुकता हुआ बोला, जबकि दूसरी तरफ अनाया की ज़बान अब तालू से चिपक चुकी थी। मुझे नहीं मालूम था कि कोई शौहर इतना शरीफ भी हो सकता है। इसे अपनी ही बीवी से सच्ची वाली मोहब्बत हो जाए। बहुत प्यार करने लगा हूँ मैं तुमसे हसीन लड़की। इस दुनिया में अब तुमसे ज़्यादा हसीन शायद ही कोई और लगे। नमीर इसके कानों में रस घोलता हुआ इसे किसी कीमती मता की तरह अपने अंदर समाये अनाया पर अपनी मोहब्बत की बरसात करने लगा। अनाया अपना सारा डर, सारा खौफ भुलाए नमीर की निछावर करदा मोहब्बत की बरसात में भीग रही थी। नमीर की दस्तरस में वो खुद को ना सिर्फ महफूज बल्कि खुशबख्त भी महसूस कर रही थी। नमीर की कुर्बतों के सबब वो बाहर होने वाली बरसात से गाफिल हो गई। पूरी रात बरसात का सिलसिला वक्फे-वक्फे से जारी रहा। इसी तरह नमीर भी आवारा बादल की तरह वक्फे-वक्फे से अनाया पर अपनी मोहब्बत की बारिश करता रहा। अनाया की आँख खुली तो इसकी पुश्त नमीर के सीने से लगी हुई, जबकि नमीर का हाथ इसके गिर्द लिपटा हुआ था। नमीर खुद सुकून की नींद सो रहा था। सारी रात बारिश के बाद एक हसीन सुबह इन दोनों की मुंतज़िर थी। अनाया ने दीवार पर टंगी घड़ी में टाइम देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सुबह के 10 बज रहे थे और वो दोनों ही अभी तक सोए हुए थे। इसने कंफर्टर हटाने के बाद नमीर का हाथ अपने ऊपर से हटाकर उठना चाहा, तो नमीर ने इसी के ऊपर अपनी टांग भी रख दी। वो कल रात की तरह इस वक्त भी मुकम्मल नमीर के हिसार में थी। अनाया ने एक बार फिर खुद को इसके हिसार से निकालना चाहा, मगर नमीर की गिरफ्त इतनी कमज़ोर हरगिज़ नहीं थी। वो शायद कल रात की तरह नींद में भी इसे अपनी पनाहों में रखना चाहता था। उफ़्फ़ो! क्या मसला है? खामोशी से लेटी रहो। अब की बार मज़ाहमत पर नमीर नींद में डूबी आवाज़ में से डपटते हुए बोला। आप जाग रहे हैं नमीर, ज़रा टाइम देखिए क्या हो गया है? क्योंकि अनाया की पुश्त इसकी तरफ थी, इसलिए अनाया को खबर ही नहीं हुई कि नमीर कब जागा। नमीर थोड़ा-सा सर उठाकर दीवार पर घड़ी में टाइम देखने लगा। यार 10 बज गए सुबह के, ऑफ़िस के लिए तो लेट हो गया मैं। तुमने भी कल सारी रात जगाए रखा है मुझे।
नमीर टाइम देखने के बाद अनाया के ऊपर से अपना हाथ और पाँव हटाता हुआ बोला, तो अनाया ने करवट लेकर हैरत से इसे देखा। मैंने आपको जगाए रखा? नमीर, कल सारी रात आपने मुझे सोने नहीं दिया। अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम पर तड़प कर अनाया इसको देखकर बोली, मगर नमीर की अपनी तरफ उठती नज़रें और अपनी बात का मफ़हूम समझकर वो खुद नज़रें झुका गई। पहल तुमने की, होश कल रात को तूने मेरे उड़ाए, फिर मैं भला कैसे तुम्हें सोने देता? चेहरे पर आए अनाया के बालों को वो पीछे करता हुआ बहुत गहरी नज़रों से अनाया को देखकर बोला। अनाया का झुका हुआ सर शर्म से मजीद झुक गया। नमीर की नजरें अपने ऊपर महसूस करके वो बेड से उठने लगी। तभी नमीर ने इसका हाथ पकड़ा। कहाँ जा रही हो? अभी यहीं लेटी रहो ना थोड़ी देर। ऑफिस से लेट तो हो चुका हूँ वैसे भी। वह अनाया के शर्माए हुए रूप को देखता हुआ कहने लगा। वो नमीर से नजरें मिला पा रही थी। इतनी देर तक बेडरूम का दरवाजा बंद रहेगा तो बाहर सब लोग क्या सोचेंगे? अनाया सर झुकाए नमीर से बोली। बाहर सब लोग क्या सोचेंगे ये तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ इतने रोमांटिक मौसम में ऑफ़िस जाने की बजाय अपनी बीवी के साथ इस मौसम को एन्जॉय करना चाहिए। नमीर अनाया को बाहों में लेता हुआ बोला, जी नहीं, आप शराफ़त से ऑफ़िस जा रहे हैं और मैं किचन में। वैसे भी आपके ऑफ़िस जाने के बाद मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। नमीर का प्लान सुनकर अनाया एकदम पीछे हुई। रोमांटिक मौसम को एंजॉय करने का मतलब नमीर का यकीनन कल रात वाले मूड में वापस आना था, जिसके लिए अनाया फौरी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं थी। अपने आखिरी जुमले पर अनाया की नज़रें मज़ीद झुक गईं। ठीक है, अगर तुम अपनी नींद अभी पूरी करने का इरादा रखती हो, तो फिर मैं आज रात को भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूँगा। वो अनाया का गाल लबों से छूता हुआ बेड से उठकर वॉशरूम चला गया, क्योंकि आज वो ऑफ़िस का ऑफ नहीं कर सकता था। अनाया अपने बालों का जूड़ा बनाती हुई नमीर की बात पर अपने ही अंदर सिमटने लगी। अब इसे ऑफ़िस का ड्रेस निकालने के बाद नमीर के लिए नाश्ता बनाना था। नाश्ते की टेबल पर निहाल आया तो नमीर और नाया पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। कल रात बरसती हुई बारिश ने इसे सारी रात बेचैन रखा। अपने कमरे में से घुटन का एहसास हुआ तो वो हॉल पे निकल आया। भटक-भटक कर इसकी निगाहें नमीर के कमरे के बंद दरवाजे पर जा रही थी। वो तो ये समझ रहा था अनाया का पेंडेंट इसके बेड पर देखने के बाद नमीर गुस्से में बेकाबू हो जाएगा। वो अनाया से सवालात पूछेगा और अनाया का दिल इससे बुरा होगा। फिर वो अनाया पर और बिगड़ती हुई सिचुएशन पर आसानी से काबू पा लेगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब तो तेज़ बारिश भी बरस रही थी। वो मुंतज़िर था बारिश से अनाया के डरने और रोने की आवाज़ों का, मगर वहाँ तो गहरा सकूत छाया हुआ था। नमीर अनाया के पास मौजूद था, तो क्या वो इस पर गुस्सा नहीं कर रहा था? और वो उसका डर प्यार से ख़त्म कर रहा था। ये सब सोचकर निहाल ने नमीर का नंबर मिलाया, मगर 2 बेल्स के बाद इसकी कॉल काट दी गई और मोबाइल बंद कर दिया गया। निहाल के दिमाग में आने वाली सोचें इसे झुलसाए दे रही थी और फ़रहीन बार-बार इसके सामने आकर कहका लगाकर इसका मज़ाक उड़ा रही थी। जब तक बारिश जारी रही, निहाल सारी रात अनदेखी आग में जलता रहा, इस वजह से सुबह इसकी आँख देर से खुली। आज तुम दोनों भी नाश्ते के लिए लेट हो गए। निहाल चेयर पर बैठकर अपने आप को फ्रेश ज़ाहिर करता हुआ इन दोनों से मुखातिब हुआ। हाँ, कल रात को काफ़ी लेट सोना हुआ हम दोनों का। नमीर ने निहाल को देखते हुए जवाब दिया। नमीर के जवाब पर निहाल ने चाय का केटल का हैंडल को मजबूती से थामा और अपने लिए चाय निकालने लगा, जबकि अनाया नमीर की बात सुनकर अपना सर प्लेट में झुका गई। मामा नहीं आई नाश्ते के लिए? तबीयत ठीक है इनकी? वो अपने आप को नॉर्मल पोज़ करता हुआ अनाया की तरफ देखता हुआ पूछने लगा, मगर अनाया के गले में पेंडेंट देखकर एक पल के लिए ठटका। हाँ, मम्मा कह रही थी थोड़ी देर बाद नाश्ता करेंगी। अनाया इनको नाश्ता करा देगी, तुम फ़िक्र नहीं करो। अभी भी जवाब अनाया की बजाय नमीर की तरफ से ही आया। अब नमीर भी अनाया को देखने लगा। अनाया, अपनी डाइट पर ध्यान दिया करो। मैं नोट करता हूँ तुम किसी दूसरे के सामने ठीक से खाना नहीं खाती। रिलैक्स होकर नाश्ता करो जैसे पहले कर रही थी। नमीर अनाया का टेबल पर रखा हुआ हाथ थामकर इसे देखता हुआ बोला। निहाल का अनाया का पेंडेंट निहाल को अनाया का पेंडेंट देखना नमीर नोट कर चुका था। इसे ज़रा शर्म नहीं आई कि इस हरकत से अगर नमीर गुस्सा होता और सरवत की तबीयत बिगड़ती तो नुकसान इन दोनों भाइयों का होता। अगर निहाल अनाया और इसमें फूट डलवा कर खुद इसकी जगह लेना चाहता था तो ये निहाल की खामख्याली थी। नमीर ने भी तहिया कर लिया कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। तुम इसके साथ बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। अनाया बच्ची नहीं है, अगर इसे भूख लगेगी तो वो ठीक से खाना खाएगी। कोई भी इंसान बिला वजह भूखा नहीं रह सकता। निहाल खुद भी नाश्ता करते हुए नमीर से बोला। वो बच्ची नहीं है मगर मेरी बीवी है। इसका हर तरीके से मुझे ही ध्यान रखना है। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए जिसमें वो एक दूसरे की फिक्र करें, ख्याल रखें और एक दूसरे पर एतमाद करें, ताकि कोई दूसरा शख्स इनके बीच में बदगुमानी नहीं पैदा कर सके। नमीर की बात सुनकर निहाल ने सर उठाकर नमीर को देखा। वो इसी को देख रहा था, बल्कि आंखों ही आंखों में कुछ जता रहा था।
निहाल समझ गया इसका इशारा किस तरफ है। वो यकीनन अनाया के पेंडेंट को देखकर ये सब कह रहा था। अनाया का हाथ इसने अभी भी थामा हुआ था। निहाल को ये मंजर तकलीफ देने लगा। आज वापसी पर ऑफिस से आते हुए मैं तुम्हारे लिए फॉर्म लेकर आऊंगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, बहुत अय्याशी हो गई तुम्हारी। अब दूसरी चीज़ों के साथ साथ अपनी स्टडी पर भी कंटिन्यू करो। तो नमीर अब दोबारा अनाया को देखता वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात करने लगा, जिस पर अनाया ने सर उठाकर नमीर को देखा। नमीर, मैं एक साल गैप लेना चाहती हूँ, इसके बाद कंटिन्यू करूंगी अपनी स्टडी। पूरे अरसे में अनाया अब नमीर को देखते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है गैप की। गैप के बाद स्टडी कंटिन्यू करना मुश्किल लगेगा। वैसे भी नेक्स्ट ईयर हम अपना बेबी प्लान करेंगे। नमीर के आखिरी जुमले में नया जहां अनाया ने सिर पटाकर दोबारा अपना सर प्लेट में झुका लिया, वही निहाल एकदम कुर्सी खसका कर उठा और घर से बाहर निकल गया। निहाल के जाने के बाद अब अनाया ब्लश करती हुई नमीर को देख रही थी। वो भी आंखों में शरारत लिए नाश्ता छोड़कर अनाया को देखने लगा। किसी दूसरे के सामने ख्याल तो कर लिया करे, ऐसा बोलता है कोई। अनाया के अंदाज पर नमीर को जोर सी हंसी आई। वो बच्चा थोड़ी है कोई, इसे अच्छी तरह पता है कि हम हस्बैंड वाइफ है। नमीर ने बोलते हुए अनाया के आगे अपने चाय का मग रखा तो अनाया सवालिया नजरों से इसे देखने लगी। अब तुमसे कहूँगा जार लेकर आओ तो तुम मुझे घूरकर देखोगी, इसलिए मेरी चाय में से 2 सिप ले लो ताकि चाय में मिठास महसूस हो और मेरा सारा दिन ऑफिस में अच्छा गुजरे। नमीर की बात सुनकर अनाया के लबों पर मुस्कुराहट आई। वो वाकई अपने चाय का मग किसी को नहीं देता था, मगर वो तो इसकी अपनी थी। चलो तुम अब मुझे अच्छे तरीके से बाय बोलो ताकि मैं ऑफिस जा सकूं। नाश्ते से जब वो दोनों फारिग हुए तो नमीर ने अनाया के होठों को देखकर एक नई फरमाइश की, जिस पर अनाया झिम गई। क्या हो गया है नमीर आपको? आप पहले ही अच्छा खासा लेट हो चुकी हैं, अनाया से आंखें दिखाती हुई बोली, जो इसे शौक नजरों से देखा जा रहा था। जब तक तुम मुझे बाय नहीं बोलोगी मैं ऑफिस जाने वाला नहीं। नमीर ने इसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हाइल किए और इसे अपने करीब करते हुए कहा। वैसे ही किचन से हमीदा गुनगुनाती हुई बाहर आई। नमीर जल्दी से पीछे हुआ और अनाया मुस्कुराने लगी। थैंक्स हमीदा, बाय बाय नमीर, अब आप ऑफिस जाएं। अनाया हमीदा को और फिर नमीर को देखती हुई बोली। हमीदा होंकों की तरह, जबकि नबीर अनाया को अब्रू अचकाकर देखने लगा। हमीदा, किचन में वापस जाओ और 5 मिनट से पहले तुम्हें किचन से निकलता हुआ नहीं देखूं। नमीर हमीदा को बारोब लहजे में बोला। वो सारे हिलाती हुई फौरन किचन में चली गई। अब नमीर उंगली के इशारे से अनाया को अपने करीब बुलाने लगा। और वाकई बहुत गंदे बच्चे हैं नमीर। अनाया मुंह ही मुंह में मिनमिनाती हुई नमीर के करीब आई और इसने दोबारा अनाया की कमर में बाजू डाले। अनाया जैसे ही अपने होंठ नमीर के गाल के करीब लाई, मगर नमीर इसके होंठों पर अपना होंठ रख चुका था। साहब जी आ जाऊं, 5 मिनट हो गए हैं। हमीदा की आवाज किचन से आई तो नमीर अनाया से दूर हुआ। वो अनाया के चेहरे पर बिखरे शर्म के रंग देखकर स्माइल देता हुआ घर से बाहर निकल गया। हमीदा अब बाहर आ जाओ, नमीर यहाँ पर नहीं है, वो तो कब के जा चुके। अनाया हमीदा को बोलती हुई टेबल पर सर झुकाकर चाय के मग उठाने लगी। तो नमीर साहब ने आपसे ज़रूरी बात नहीं की जिसके लिए उन्होंने मुझे किचन में भेजा था? हमीदा की बात सुनकर अनाया ने सर उठाकर हमीदा को देखा, मगर वो इसके तासुरात से अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि ये बात हमीदा ने किस अंदाज में अनाया से बोली है। चलो आंटी से पूछ कर आओ, वो नाश्ता करेंगी तो इनके लिए कॉर्नफ्लेक्स बना दूं। अनाया हमीदा को बोलती हुई किचन में चली गई, जबकि हमीदा मुस्कुराती हुई अपनी शर्मीली सी छोटी बेबी की को देख कर सरबत के कमरे से चली गई। कितना शीशे में उतारा है तुमने अब तक नमीर को? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी एक्टिंग कुछ कर पाएगी। निहाल ऑफिस में बैठा मोबाइल पर मिनाल से बोला। आज सुबह नाश्ते की टेबल पर इसे अनाया नमीर का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत लगा। नमीर की मोहब्बत भरी नजरों से अनाया को देखना, इसकी फिक्र करना, इसका हाथ पकड़ना और सबसे बड़ी बात अनाया के गले में नमीर का दिया हुआ पेंडेंट, ये सब निहाल को एक आंख नहीं भा रहा था। क्या तुम अपने भाई को जानते नहीं हो? वो इतनी आसानी से हाथ आने वाली चीज़ हरगिज़ नहीं है। मगर फिर भी मैं नमीर की ज़िंदगी से अनाया को अलग कर दूंगी, क्योंकि तुम मुझे भी नहीं जानते हो। मिनाल इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थी। इसकी वापसी अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। जो भी कदम उठाना होगा जल्दी उठाना होगा। बहुत ज़्यादा देर हो गई तो हम दोनों के हाथ कुछ नहीं आने वाला। निहाल मिनाल को समझाने लगा। तो फिर तुम ऐसा करो, अनाया का किडनैप करवा लो। 3-4 दिन तक जब लड़की का कुछ अता पता नहीं होगा तो इसका तो इसको इसका शोर को तो इसका शोर को पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये। तो इसको इसका शोर तो क्या ये माशरा भी कबूल नहीं करेगा। मिनाल ने निहाल को आसान सा हल बताते हुए टैक्सी को हाथ देकर रोका और टैक्सी में बैठ गई। बोकस आइडिया, मुझे इसे हासिल करना है, अपने आप से बदगुमान नहीं। निहाल को लगा इस 2 पैसे की अदाकारा से कुछ भी नहीं हो पाएगा।
तो ठीक है, अगर इसे खुद से बदगुमान नहीं कर सकते तो फिर इसे नमीर से बदगुमान कर दो। ये भी छोड़ो, ये काम आज ही मैं कर देती हूँ। मनाल ने निहाल को बोलने के साथ कॉल काटी। अब वो अपने घर जाने की बजाय अनाया से मिलने का इरादा रखती थी। सरवत को नाश्ता करवा के हमीदा से घर का काम करवाने के बाद अनाया अपने बेडरूम में सोने के घर से जाने लगी। तभी इसे घर के अंदर मिनाल आती हुई दिखाई दी। इसके बाद छोटे साइज का सूटकेस के अलावा नमीर की जैकेट भी थी। शायद तो इस्लामाबाद से सीधा यहीं वापस आई थी। कहाँ है नमीर? मिनाल अनाया को देखती हुई इसे ऐसे पूछने लगी जैसे बात करके वो गोया इसी पर एहसान कर रही हो। नमीर तो इस टाइम ऑफिस में मौजूद होते हैं। अनाया मिनाल के हाथ में नमीर की जैकेट को देखती हुई कहने लगी, वो आए तो इसे ये जैकेट दे देना, मेरे रूम में भूल गया था। मृणाल ने जैकेट को अनाया की तरफ उछालते हुए कहा। अनाया अगर जैकेट नहीं पकड़ती तो इसके मुंह पर लगती। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है आपकी इस बात का? अनाया को मृणाल की बात नागवार गुजरी थी, तभी वो एकदम बोली, अब तक तो तुम्हारे मतलब समझ में आ जाने चाहिए। कुंवारी कहाँ हो तुम? 3 माह हो जाएंगे तुम्हारी शादी को। अब तक नमीर की नेचर का अंदाजा नहीं हुआ, कितना रोमांटिक है वो। यूं सर्दियों की रातें मैरिड आदमी तनहा कहाँ गुजार सकता है। इसलिए वो मेरे रूम में कंपनी लेने के लिए आ गया था। मिनाल अनाया के करीब आती हुई बोली। अनाया नमीर की जैकेट पकड़े मिनाल को देखने लगी। हमने पुराने दिनों की यादें ताज़ा करके बहुत एंजॉय किया। नमीर मुझसे कह रहा था कि कभी कभी टेस्ट चेंज करने में कोई बुराई भी नहीं है। मिनाल अनाया को देखकर मुस्कुराती हुई बताने लगी। अनाया की नागवार नजरों से मिनाल को देखने लगी। मालूम है, इस पर नमीर की करते हुए बहुत अच्छा लगता है। जब वो मिनाल जैसी अनाया से सरगोशी के अंदाज में बोली तो अनाया बोल पड़ी, प्लीज आप ही चुप हो जाए, मत इतना गिराएं अपने आप को कि मेरी नजरों में। अनाया को रोना आने लगा, मगर वो जब्त करती हुई बोली, अरे जानू अब रोना मत, हम दोनों कजन तो हैं, अगर मिल बांट कर कुछ यूज कर लेंगे तो इसमें हर्ज क्या है। मिनाला नायक को देखकर आंख मारती हुई बोली, इस वक्त आंटी आराम कर रही हैं और मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, आप यहाँ से चली जाएं प्लीज। मिनाला नायक को बोलती हुई अपने बेडरूम में चली गई। अपने बेडरूम में आकर अनाया हाथ में पकड़ी हुई जैकेट पर नजर डाली, जिसमें से लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। जैकेट के कॉलर पर लिपस्टिक के निशान पर अनाया की नजर गई। इसने जैकेट को उछालकर दूर फेंका। कल रात ही इसके और नमीर के बीच एक जायज रिश्ता कायम हुआ था और आज सुबह ही मियाँ बीवी के रिश्ते में सिर्फ मोहब्बत का होना जरूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे के मुकम्मल एतमाद से ये रिश्ता मजबूत रहता है। अनाया और नमीर की कल रात वाली बात याद आई। वो मिनाल की बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी, मगर कोई लड़की इतनी बड़ी बात अपने बारे में कैसे कह सकती है। मगर नमीर अनाया का दिल नहीं मान रहा था कि नमीर इसके साथ ऐसा कर सकता है। फिर ये जैकेट क्या कर रही थी मिनाल के पास? ये सब सोचे अनाया को उलझाने लगी। वो बेड पर आकर लेटी, नींद तो अब इसे क्या क्या ही आनी थी। ये सब सोचकर इसका सर मजीद भारी होने लगा। इकबाल ज़रा यहाँ आकर ये दरवाज़ा खोलो, शायद बंद रहने की वजह से ये जाम हो चुका है। शांता इकबाल मुलाजिम को आवाज़ देती हुई बोली। कल रात फरीदा ने नौफल और इसे अपने और खुर्रम के पाकिस्तान आने की खबर सुनाई। नौफल बहुत खुश था। वो सुबह नाश्ते पर ही शांता को खुर्रम और फरीदा के बेडरूम की सफाई करवाने की हदायत दे गया था। इन लोगों की शाम की फ्लाइट थी। नौफल वापसी पर फरीदा और खुर्रम को लेता हुआ घर आता। नौफल के निकलने के बाद शांता ने फरीद और खुर्रम के रूम्स की सफाई करवाई। साथ ही दूसरे रूम की भी सफाई करके सेटिंग चेंज की और सारा फालतू का सामान और एक पेंटिंग जो कि इसके बेडरूम में टंगी रहती थी वो उठाकर स्टोर रूम में रखने लगी। मगर स्टोर रूम का दरवाजा इससे खुल नहीं रहा था। लाइए बाजी, ये सब सामान स्टोर में मैं रख देता हूँ, अंदर काफी गर्द मिट्टी होगी। इकबाल शांति को देखता हुआ कहने लगा। वो स्टोर का दरवाजा खोले पर नाक पर अपना दुपट्टा रखे खड़ी थी। उफ, यहाँ पर तो काफी काट कबाड़ जमा है। स्टोर होने का मतलब ये नहीं कि इसे साफ ही नहीं रखा जाए। जाओ एक बड़े शॉपर लेकर आओ, ये सारी फालतू की चीजें निकाल कर घर से दूर करो। शांति स्टोर में जाते हुए इकबाल से बोली। अब वो स्टोर में जाकर टूटे बिखरे सामान का जायजा लेने लगी, जबकि इकबाल सारा काट कबाड़ एक तरफ जमा कर रहा था। इस ट्रंक में क्या मौजूद है? एक कपड़े से ट्रंक को देखते हुए शांति इकबाल से पूछने लगी। इसमें तो नौफल भाई के पुराने कपड़े बिस्तर वगैरह मौजूद है। इकबाल सारा टूटा हुआ सामान शॉपर में डालता हुआ शांति को बताने लगा। शांति ने ट्रंक खोला तो एक बदबू का भपका इसकी नाक से टकराया। वो दोबारा अपना दुपट्टा मुंह पर रखकर खांसने लगी। तुम्हारे नौफल भाई को तो कबाड़ी की दुकान खोल लेनी चाहिए, बिलावजह में एसपी बन गए हैं। शांता इकबाल से बोलती हुई ट्रंज में पुराने कपड़े और बेडशीट निकालकर एक जगह जमा करने लगी। तभी इसकी नजर एक शर्ट पर पड़ी जो थोड़ी देर पहले वो बाहर निकाल चुकी थी। एक गूंदा सा इसके जहन पे लपका एक धुंधला सा इसके ज़हन पे लपका। बेसाख्ता इसने शर्ट को उठाकर देखा। हैरत से इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। खौफ के मारे नन्ही
पसीने इसके माथे पर नमूदार हुए। ये शर्ट किसकी है इकबाल? वो इकबाल को देखे बगैर शर्ट को घूरती हुई इससे पूछने लगी, जिसकी फ्रंट पॉकेट गायब थी। बाजी, ये तो नौफल भाई की शर्ट है, शायद खुर्रम भाई ने दी थी इन्हें, से इसे याद नहीं। इकबाल शांति को बताने लगा। शांति को लगा इसे सांस नहीं आएगी या फिर इसका दिल बंद हो जाएगा। वो शर्ट हाथ में लिए भागती हुई नायला के कमरे में आ गई, अलमारी खोलकर छोटा सा पैकेट निकालने लगी, जिसमें एन अल्फाबेट की पॉकेट मौजूद थी। इस शर्ट को कांपते हुए हाथों से बेड पर बिछाकर शांति ने लरजते हाथों से वो पॉकेट शर्ट पर रखने लगी। वो दिल में कितनी दुआएं कर चुकी थी, ये पॉकेट इस शर्ट की ना हो, मगर 6 साल गुजरने से सिर्फ शर्ट का कलर बदरंग हुआ था, वो पॉकेट इसी शर्ट की थी। नौफल, अनाया, अनाया आंखें खोलो यार, क्या हुआ? नमीर की आवाज पर अनाया का जहन बेदार होना शुरू हुआ। अनाया ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो खुद को बेड पर लेटा और नमीर को अपने ऊपर झुका देखा। क्या हो गया मेरी जान, तुम ठीक हो? नमीर अनाया की सूजी हुई आंखों पर अपनी उंगलियां फेरता हुआ पूछने लगा। वो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से घर आया था। घर आने के साथ ही वो सरवत के पास रूम में गया। सरवत की खैरियत पूछकर अपने बेडरूम में आया तो अनाया को बेवक्त सोता देखा। नमीर को इसका चेहरा काफी बुझा बुझा लगा। जब भी वो इसको उठाने लगा, नमीर के जगाने पर अनाया नमीर के हाथ अपने चेहरे से हटाकर बेड पर से उठने लगी। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अनाया को बेड से उठता देखकर कोई जवाब ना पाकर नमीर ने इसका हाथ थामकर पूछा। अनाया का यूं इसके हाथों को पीछे हटाना नमीर ने महसूस किया। क्या होना है मुझे? आपके सामने सही सलामत तो हूँ। अनाया का इस अनाया इसका हाथ से अपना हाथ छुड़ाती हुई बोली और वॉशरूम चली गई। नमीर वहीं बैठा इसके रवैये पर गौर करने लगा। निहाल अभी तक ऑफिस में ही मौजूद था। वो घर नहीं पहुंचा था और वो सुबह अनाया को मुस्कुराता हुआ छोड़कर ऑफिस गया था। अभी वो इस बात सोच ही रहा था कि इसकी नज़र बेड की दूसरी साइड नीचे फर्श पर पड़ी अपनी जैकेट पर गई। नमीर ने बेड से उठकर अपनी जैकेट उठाई, यानी इसके पीछे मिनाल घर आई थी। अब इसे अनाया का रवैया समझ आने लगा। इसकी नज़र जैकेट के कॉलर पर लिपस्टिक के निशान पर गई। इतने में अनाया भी वॉशरूम से निकलकर रूम में वापस आई। अब वो नमीर को इग्नोर करके ड्रेसर के सामने खड़ी अपने बाल बनाने लगी। तभी नमीर माथे पर शिकने लाकर इसके पास आया। क्या कह रही थी मिनाल तुम्हें? नमीर अपनी जैकेट सोफे पर उछालता हुआ अनाया को देखकर पूछने लगा, मगर अनाया ऐसे अपने बाल बना रही थी जैसे इसे नमीर की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही। तब नमीर ने इसके हाथ से हेयर ब्रश लेकर ड्रेसर पर पटका और अनाया का बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। क्या पूछ रहा हूँ मैं? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? क्या कहकर गई है मिनाल तुम्हें? नमीर अब संजीदगी से अनाया को देखता हुआ अपना सवाल दोहराने लगा। वही सब कुछ कहकर गई है जो आपके और इनके बीच मालूम नहीं कब से चलता आ रहा है। अनाया अपनी आंखों की नमी पीती हुई बिना खौफ नमीर से बोली। अच्छा, क्या चलता आ रहा है इसके और मेरे बीच? जरा मुझे भी तो मालूम हो। नमीर अब अपना गुस्सा जब्त करता हुआ अनाया से पूछने लगा। आपको कुछ गलत करके शर्म नहीं आती? मगर मुझे आपके कारनामे आपके सामने खोलकर शर्म आएगी। आपको जो पूछना है जाकर मिनाल आपी से खुद पूछ लें। जब्त किए हुए आंसू साफ करती है नाया नमीर से अपना बाजू छुड़ाकर बोली, ठीक है, अब मैं पहले अपने कारनामे इससे पूछ कर आता हूँ, बाद में आकर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करता हूँ। नमीर नाया को गुस्से में बोलता हुआ कार की चाबी उठाकर घर से बाहर निकल गया। जितने फ्रेश मूड में वो ऑफिस से घर आया था, इतने ही बिगड़े हुए मूड में वो मिनाल की खबर लेने फरमान की तरफ चला गया। क्या यार, तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी हो, और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? ड्राइवर अम्मी और खुरम को ले पहुंचने ही वाला होगा, कम से कम कपड़े तो चेंज कर लो। शान से ड्राइंग रूम में सोफे पर पाँव ऊंचे किए अपनी गिद्ध शॉल लपेटे बैठी थी। नौफल चंद मिनट पहले ही घर पहुंचा था। मैंने आज तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, एक एक पल बहुत भारी महसूस हो रहा था। वक्त था कि गुजर ही नहीं रहा था, बल्कि आज से नहीं, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अल्लाह से बहुत दुआएं की थी मैंने कि वो मुझे तुमसे एक दफ़ा मिलवा दे। मेरी दुआ कब कबूल हुई ये मुझे खुद ही नहीं मालूम हुआ। वो नौफल की बात सुने बगैर अपनी ही बात किए जा रही थी। क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का? मैं समझा नहीं। नौफल को वाकई नहीं समझ आया कि शांति इससे क्या कह रही है। तुम्हें मालूम था फरहीन आप ही मेरी बहन है? शांति अपने सामने खड़े नौफल को देखकर पूछने लगी। नौफल इसकी बात सुनकर चौंका, साथ ही इसके चेहरे का रंग भी बदला। ये बात शांति को कैसे मालूम हुई? वो परेशान था। हाँ, यूनिवर्सिटी फेलो थे हम। आंटी ने इस दिन तस्वीर दिखाई तो मुझे मालूम हुआ कि तुम फरहीन की बहन हो। मुझे इसका बहुत दुख है शांति। नौफल अब भी संभल कर असली बात छुपाता हुआ बोला। इसे शांति की नाराजगी का डर था और वो ये नहीं चाहता था शांति का दिल दुखे। ये जेब का टुकड़ा तुम्हारा है ना नौफल? शांति ने अपना एक हाथ शॉल से बाहर निकाला और इसकी तरफ जेब का टुकड़ा उछालते हुए नौफल से पूछा। नौफल ने झुक कर फर्श पर गिरा हुआ टुकड़ा उठाया और गौर से देखने लगा। हाँ, ये मेरी ही एक पुरानी शर्ट की जेब है, मगर ये तुम्हारे पास कैसे आई? नौफल ने गौर से जेब के टुकड़े को देखा और पहचानने के बाद शांति को देखते हुए पूछने लगा। शांति की आंखों से अचानक आंसू टपकने लगे।
ये जेब मुझे फरहीन आपी के पास से मिली। नौफल, तुम वो मर्द हो जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किया, और तुम ही ने मेरी बहन के साथ। शांदे ने अपनी बात अधूरी छोड़ी और अपनी शाल से दूसरा हाथ निकाला जिसमें पिस्टल था। शांदे, नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने फरहीन। नौफल इसकी बात सुनकर पहले तो शौक में आया, मगर इसके कुछ बोलने से पहले शांदे ने इसके ऊपर फायर किया और नौफल फर्श पर गिरा। शांदे रोती हुई खुद भी फर्श पर बैठ गई। शांदे, ये क्या किया तुमने? अपने शोहर को मार डाला? बेगैरत, बेहया, होश में तो हो तुम? नायला फायर की आवाज सुनकर भागती हुई ड्राइंग रूम में आई। नौफल फर्श पर औंधा मुंह गिरा हुआ था। इसका खून तेजी से फर्श का सुख कर रहा था और शांदे इससे थोड़ी दूर फर्श पर बैठी आंसू बहाती हुई इसे ही देख रही थी। पिस्टल शांदे के करीब पड़ा था। तभी नायला चीखकर शांदे को झंझोड़ती हुई पूछने लगी, आप ही का गुनाहगार था या ये? अम्मी, मेरा शोहर मेरी बहन का मुजरम था। इसके साथ ज्यादती करने वाला दरिंदा ही मेरा शोहर था। शांता चीख-चीख कर रोती हुई नायला को बताने लगी। नायला खुद से बेयकीनी से सत्ते की कैफियत में नौफल को देखने लगी। शांते, उठो जल्दी से, इससे पहले कोई यहाँ आ जाए, जल्दी से चलो। नायला एकदम होश में आकर फर्श पर बैठी हुई शांते को उठाने लगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। शांते नफी में सर हिलाने लगी। पुलिस वाला है ये, पुलिस वाले पर गोली चलाई है तुमने। नायला अपनी किस्मत को रोती हुई शांते को समझाने लगी। मैं अपने जुर्म का एतराफ करूंगी, आप जाएं यहाँ से। शांते नायला को देखती हुई कहने लगी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। शांते, खुदा का खौफ कर, मुझे इस उम्र में जलील मत कर। अरे मैं कैसे इस उम्र में इस पगली को संभाल पाऊंगी? चल जल्दी से, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए। नायला शांते को घसीटती हुई कमरे से ले गई। कैसे हो? दरवाजा नॉक किए बिना नमीर मिनाल के बेडरूम में आकर सोफे पर बेतकल्लुफाना अंदाज में बैठा। मिनाल इसके पुराने अंदाज पर मुस्कुराती इसकी खैरियत पूछने लगी। बहुत खुश, तुम सुनाओ कैसी हो? वो सामने रखी छोटी सी टेबल पर जूते रखकर मजीद रिलैक्स हुआ। तुम बहुत खुश, तो तुम्हें देखकर मैं भी बहुत खुश। मिनाल मुस्कुराती हुई एक अदा से इसको देखकर बोली, तो दूर क्यों खड़ी हो, करीब आओ। वो मिनाल के आगे अपना हाथ बढ़ाकर इससे कहने लगा। मिनाल मुस्कुराती हुई झट से नमीर के करीब आई और अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया। नमीर ने इसे अपने करीब बिठाया। क्या हुआ, आज तुम्हारी बीवी ने फासला रखा हुआ है जो तुम यूं मेरे पास आए हो? मिनाल नमीर से मजीद चिपकती हुई पूछने लगी। वो फिल्म में काम करके काफी बेबाक हो गई थी। बोरिंग लड़की है यार, समझ नहीं आता कब किस मूड पर ऑफ करके बैठ समझ नहीं आता कब किस बात पर मूड ऑफ करके बैठ जाती है। आदमी थका हारा घर पर आता है और बीवी का मुंह बना हो, सोचो कि कैसा फील करेगा बंदा। नमीर बदमजा होता हुआ बोला। मिनाल को अपनी चाल कामयाब होती लगी। डरपोक अनाया ने यकीनन मिनाल के बारे में नमीर को कुछ नहीं बोला था, उल्टा नमीर से नाराज होकर बैठ गई होगी। तो दफा करो, इसे अपनी जिंदगी से क्या जरूरत है इसे इतनी लिफ्ट कराने की? मिनाल भी मुंह बिगाड़कर सर झटकती हुई कहने लगी। दवाई तो नहीं कर सकता, बीवी जो बना लिया है, इतना आसानी से थोड़ी ना होता है छोड़ देना। नमीर सोफे के पीछे अपना सर टेकते हुए थके अंदाज में मिनाल को कहने लगा, इतना मुश्किल भी नहीं है इसे छोड़ना। ऐसा करो, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, 2 दिन में इसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल सकती हूँ। इतनी मोहब्बत तो मैं तुमसे करती हूँ ना। मिनाल नमीर के सीने पर अपना खूबसूरत रंगीन नाखूनों वाला हाथ रखकर इसे रिलैक्स करती हुई बोली, कैसे निकाल सकती हो इसे मेरी जिंदगी से? नमीर सर उठाकर इसे देखता हुआ पूछने लगा तो मृणाल एक अदा से मुस्कुराई। कुछ पाने के लिए, हासिल करने के लिए हम छोटी मोटी बेईमानी तो कर सकते हैं ना। मृणाल नमीर के करीब अपना चेहरा लाते हुए कहने लगी, मतलब ये कि मैं जाकर तुम्हारी बीवी को कह देती हूँ कि हम दोनों इस्लामाबाद में एक होटल के एक ही रूम में एक साथ थे। मृणाल इसे देखती हुई बताने लगी, ये बात तुम अनाया से जाकर कहोगी या आज सुबह ऑलरेडी कह चुकी हो? नमीर ने अपने सीने से इसका हाथ पकड़कर जोर से झटका और खड़ा हो गया। शेम ऑन यू मिनाल, तुम इस हद तक गिर सकती हो ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अपनी बातों से और सोच से तुमने साबित कर दिया तुम एक घटिया अदाकारा ही नहीं, एक घटिया किस्म की लड़की हो। नमीर का दिल चाहा वो इसके मुंह पर थप्पड़ लगा दे, न जाने वो अनाया से अपनी और इसकी कितनी झूठी और चीप बातें कर चुकी होगी। बकवास कर रही है तुम्हारी बीवी, मैंने इसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मृणाल को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ तो वो फौरन बोली, बकवास इसने नहीं, इस जैसी या
फिर यही सब बकवास यकीनन तुमने मेरी बीवी से की होगी। एक फ़िल्म में ही काम करके तुमने अपनी शर्म उतार फेंकी है। मुझे अफ़सोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से रिलेशन रखा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो मनाल, अगर तुमने कभी अनाया से कोई भी उल्टी-सीधी बात की या कोई ऐसी हरकत की जिसकी वज़ह से मेरा और अनाया का रिलेशन ख़राब हुआ, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। नमीर मिनाल को बोलता हुआ वहाँ से निकल गया। अब वो अपनी कार में बैठकर घर जाने का इरादा कर रहा था कि इसके मोबाइल पर नौफल की कॉल आने लगी। हेलो, नमीर कॉल रिसीव करते हुए बोला, नमीर भाई मैं खुर्रम बात कर रहा हूँ, आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाएँ, भैया को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। नमीर के लिए ये खबर किसी शौक से कम नहीं थी। वो अब जल्द अज जल्द नौफल के पास पहुँचने का इरादा रखता था। अनाया खामोशी से अपने बेडरूम में आकर बैठी। नमीर को निकले काफ़ी देर हो चुकी थी। इसने और सरवत ने अभी खाना खाया था। इसे नमीर पर शक नहीं करना चाहिए था, मगर वो जैकेट मिनाल के पास क्यों थी, ये सोचकर अनाया बेबस हो जाती। अभी भी वो इसी बात में उलझी हुई थी कि इसके मोबाइल पर इन अननोन नंबर से कॉल आने लगी। हेलो, अनाया ने कॉल रिसीव करते हुए अपनी सोचों को झटका। अनाया, मैं बात कर रही हूँ शांति, प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनो। आज जो भी कुछ हुआ, वो मैंने अपनी बहन का बदला लेने के लिए किया। तुम तो जानती हो ना मेरी आपी के साथ क्या सलूक किया गया था। इसका गुनहगार इसी सलूक का मुस्तहिक था। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। प्लीज़ नमीर भाई या निहाल भाई को कोयटा वाले घर का एड्रेस मत देना। मैं चंद दिनों बाद तुमसे खुद कांटेक्ट करूंगी। शांति ने रोते हुए कॉल डिस्कनेक्ट करी। शांति की सारी बातें अनाया के सर पर से गुजर गई। खुर्रम आंटी नौफल कहाँ है इस वक्त? वो ठीक तो है ना? ये सब कुछ कब और कैसे हुआ? नमीर खुर्रम के बताए हुए अस्पताल पहुंचा और फूली हुई सांस के साथ एक साथ ही दोनों को देखकर सवालात करने लगा। शोल्डर के पास बोर्ड लगी थी। अल्लाह का एहसान है बोर्ड निकाल दी गई है, भैया की जान को कोई खतरा लाक नहीं है, मगर अभी तक वो होश में नहीं आए। डॉक्टर्स कह रहे हैं चंद घंटे तक ही होश आएगा। खुर्रम नमीर को देखता हुआ बताने लगा, जिस पर नमीर ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया। आखिर कौन हो सकता है, किसने किया होगा इसके साथ ऐसा? नमीर खुर्रम को देखता हुआ कहने लगा, इसकी बीवी ने किया है ऐसा। मेरे खुदा, शक्ल से कैसी मासूम लगती थी और कैसे इसने अपने शोहर पर गोली चलाई, मुझे तो अभी तक हैरत हो रही है। फ़रीदा नमीर को देखती हुई बताने लगी। नमीर एक बार फिर शौक की कैफ़ियत में फ़रीदा को देखने लगा। क्या कर रही हैं अम्मी आप? आहिस्ता तो बोलें। खुर्रम ने फ़रीदा को टोकते हुए कहा। फिर नमीर को अपना मोबाइल निकालकर वीडियो दिखाने लगा, जिसमें शांति नौफल पर फायर कर रही थी। ओह माय गॉड! शांति ऐसे कैसे कर सकती है? वीडियो देखकर बेयकीनी से नमीर के मुँह से निकला। अब वो हैरत से खुर्रम को देख रहा था। ये तो नमीर को समझ में आ गया कि ये नौफल के ड्राइंग रूम की वीडियो थी और नौफल ने अपने ड्राइंग रूम में खुफिया कैमरा लगाया था। ये बात इसे और निहाल को बहुत पहले से मालूम थी, मगर कैमरे की रेंज के हिसाब से वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। जब हम लोग एयरपोर्ट से घर पहुंचे तो भैया जख्मी हालत में फर्श पर बेहोश पड़े थे और भाभी और इनकी अम्मी घर पर मौजूद नहीं थी। खुर्रम नमीर को बताने लगा, तुमने ये बात किसी और से शेयर तो नहीं की? नमीर कुछ सोचता हुआ खुर्रम से पूछने लगा। मैं तो इससे कह रही हूँ कि पुलिस को बताओ ताकि वो अरेस्ट करे ऐसी खतरनाक लड़की को, मगर ये मेरी बात मान ही नहीं रहा और ना ही मुझे बताने दे रहा है। फरीदा नमीर को देखते हुए बोली, आंटी प्लीज़ आप मेरी बात इत्मीनान से सुनें, शांति ऐसी लड़की नहीं है। आखिर क्या वजह हुई होगी जो इसने इतना बड़ा कदम उठाया? मेरे ख्याल में हमें नौफल के होश में आने का इंतज़ार करना चाहिए। इसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए। तब तक ये बात हम तीनों के दरमियान रहेगी। नमीर की बात की खुर्रम ने तायद की। फरीदा खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद निहाल भी अस्पताल में इन लोगों के पास पहुँच गया। अरे वाह! ये शर्ट बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। न्यू है क्या? नवीन, नौफल और निहाल तीनों ही इस वक़्त जिम से आकर नौफल के रूम में बैठे हुए थे। तब निहाल इसकी वार्डरोब में रखी एक शर्ट को देखता हुआ पूछने लगा, जिसकी पॉकेट पर एन अल्फ़ाबेट मौजूद था। ये शर्ट मुझे परसों खुर्रम ने प्रेज़ेंट की थी। नौफल ने स्क्रीन से नज़र हटाकर शर्ट को देखते हुए निहाल को जवाब दिया, जबकि नमीर इन दोनों की बातों पर तवज्जो दिए बगैर बेड पर लेटा हुआ मूवी देख रहा था। ठीक है, इसे पहले मैं पहनकर हलाल करूँगा, इसके बाद तुम यूज़ करना। निहाल बोलता हुआ वो शर्ट अपने बैग में रखने लगा, जो बैग वो जिम लेकर जाता था। नौफल और निहाल अक्सर एक-दूसरे के कपड़े, चीज़ें इस्तेमाल कर लेते थे, मगर नमीर की ये आदत बिल्कुल भी नहीं थी। नौफल निहाल की बात सुनकर जवाब दिए बगैर मूवी देखने लगा। निहाल, निहाल! नौफल ने बेहोशी की हालत में निहाल को पुकारा, तो वो उठकर नौफल के पास आया। मैं यहीं मौजूद हूँ नौफल, आँखें खोलो प्लीज़। नौफल के पुकारने पर जहाँ फ़रीदा, खुर्रम, नमीर इसकी तरफ मतवज्जो हुए, वहीं निहाल बेड पर इसके पास आकर बोला,
अब वो दोबारा गशी की हालत में जा चुका था और खामोश हो चुका था। फरीदा के चेहरे पर अफसरदगी के आसार नुमाया हुए। आंटी आप परेशान मत हो प्लीज, डॉक्टर ने कहा है ऐसे सुबह तक होश आ जाएगा। मेरे ख्याल में आप दोनों को घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। आज ये फ्लाइट लेकर आए हैं आप दोनों। नमीर फरीदा को देखता हुआ बोला, इतने बड़े हादसे के बाद कैसे रेस्ट कर सकती हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। फरीदा परेशान होती हुई बोली, आंटी इस तरह तो आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। नमीर ठीक कह रहा है मेरे ख्याल में। नमीर तुम आंटी और खुरम को घर ड्रॉप कर दो, मैं आज यही नौफल के पास मौजूद हूँ। अगर इसे रात में ही होश आता है तो मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। निहाल फरीदा के साथ बाकी इन दोनों को भी देखता हुआ बोला, ठीक कह रहा है निहाल, मैं सुबह हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा आंटी, आप टेंशन नहीं ले। चलो खुरम तुम भी काफी थके हुए लग रहे हो। नमीर फरीदा और खुरम को वहां से लेकर चला गया। जब निहाल नौफल को देखता हुआ सोच में पड़ गया, आखिर इसकी हालत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि नमीर के मना करने पर फरीदा और खुरम ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। नमीर वापस घर आकर सरबत से मिलता हुआ अपने बेडरूम में आया तो नागवान नजर इसने सोफे पर डाली, जिस पर इसकी बेगम बैठी यकीनन अपने शोहर की बेवफाई का शौक मना रही थी। अनाया को देखता हुआ वो साइड टेबल पर अपना वॉलेट और मोबाइल रखने लगा। आज नौफल के चक्कर में वो थोड़ी देर के लिए अपने मसले मसाइल तो भूल ही गया था। दूसरी तरफ अनाया ने नमीर के आने के बाद घड़ी में टाइम देखा तो वो मस्जिद जल गई। नमीर इसे शाम में ये कहकर गया था कि वो मनाल की तरफ जा रहा है और अब रात के 12 बजे इसकी वापसी हुई थी। अनाया शांति की बातों को ज़हन से झटकती हुई अपने बेवफा शोहर को देखने लगी। तुम में कुछ अदब तौर तरीके हैं कि नहीं? शोहर घर आया है तो तुम यहाँ ही बैठी इसका मुंह तक रही हो, खाने का कौन पूछेगा मुझसे, ये घर की दीवारें। जब अनाया ने आगे बढ़कर इससे कोई बात नहीं की तो नमीर इसके सर पर खड़ा होकर इसे बातें सुनाने लगा और अपने इग्नोर होने का बदला लेने लगा। यहाँ आप इतनी देर लगाकर आए हैं, इसने खाने को भी नहीं पूछा। अनाया सोफे से उठकर तंज करती हुई किचन में जाने लगी, तभी नमीर ने इसका बाजू पकड़ा। इसने खाने के अलावा कुछ दूसरी पेशकश ऑफर पेश की थी। इसने खाने के अलावा कुछ दूसरी पुरकशिश ऑफर पेश की थी। अब घर आकर बीवी को तो हर बात नहीं बताई जा सकती ना। नवीन ने इसका दिल जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस पर अनाया शिकवा के ना नजरों से अपने इसे देखने लगी। नमीर मुस्कुराहट छुपाए इसे बाहों में लेने लगा, तभी अनाया एकदम पीछे हुई। क्यों पुरकशिश ऑफर को ठुकरा कर आए हैं क्या? जो जहां आकर अरमान निकाल रहे हैं, या फिर अभी भी दिल नहीं भरा आपका? अनाया को अब नमीर की ढिठाई पर गुस्सा आने लगा। वो इसे कुछ एक्सप्लेन करने की बजाय इसका दिल जला रहा था, और यूं दिल जलाने के बाद वो अपने चेहरे की मुस्कुराहट जिस अंदाज में छुपाता, मतलब जलती पर तेल का काम करता था। मुफ्त की ऑफर तो मुफ्त की ऑफर को तो कोई पागल मर्द ही ठुकरा सकता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए अपने शोहर की इतनी एनर्जेटिक होने पर। वो बाहर की ऑफर पूरी करने के बाद भी घर आकर तुम्हें इग्नोर नहीं करता। नमीर मजीद इसकी जान जलाता हुआ अब सोफे पर बैठकर शूज उतारने लगा और अनाया कहर बरसाती नजर इस पर डालकर रूम से बाहर निकलने लगी। खाना बाद में लेकर आना, पहले वार्डरोब से कपड़े निकाल कर दो। अनाया का फूला हुआ मुंह देखकर वो टाई की नॉट ढीली करता हुआ बोला। आज सुबह इसने अनाया को बहुत मुश्किल से टाई की नॉट बांधने दी थी, वो भी तब जब अनाया ने इसे सच्ची वाला नाराज होने की धमकी दी। अनाया ने इसे कपड़े थमाए और इसका कोट हैंग करके कमरे से बाहर निकल गई। बेवकूफ लड़की। नमीर अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में जाता हुआ बुड़बुड़ाया। इसका फिलहाल अनाया की गलतफहमी दूर करने का या इसे वजाहत देने का कोई मूड नहीं था। अभी तक वो इसे इतना ही जान पाई थी जो शाम में इसका ताल्लुक मिनाल के साथ जोड़ रही थी। अगर बदले में वो अनाया से सिर्फ ये सवाल कर लेता कि इसका पेंडेंट निहाल के बेड पर क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा था है ये था, तो यकीनन इसने खड़े-खड़े ही फ़ौत हो जाना था। मामा को खाना खिला दिया? अनाया इसी के लिए ट्रॉली में खाना लेकर आई तो वह अनाया को देखता हुआ पूछने लगा, जबकि सरबत इसे बता चुकी थी कि वो दोनों सास बहू खाना खा चुकी हैं। जी खाना खिला दिया था और मेडिसिन भी दे दी आंटी को। अनाया बोलती हुई सोफे पर जाकर बैठी। इतना नहीं हो सका कि बीवी से भी पूछ लिया जाए कि इसने खाना खाया है कि नहीं। बहुत ही अच्छा हुआ जो मैंने इनका इंतजार किए बिना खाना खा लिया। अनाया दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। आज शांति से बात हुई तुम्हारी? नमीर के सवाल पर अनाया ने चौंक कर नमीर को देखा। वो इसी को गौर से देख रहा था। नहीं, इत्तेफाक से आज ना इसी की कॉल आई ना ही मैंने की। अनाया को समझ में नहीं आया वो क्या बोले, इतने साफ मुकर गई। एक तो इसे शांति की बात भी समझ में नहीं आई थी, वो किसको गुनाहगार कह रही थी। बस अपनी बात करके इसने फोन
रख दिया। शांदे के फादर कहाँ रहते हैं, कुछ आइडिया है तुम्हें? या इसके कोई रिश्तेदार या फिर शांदे का कोई दूसरा घर? नमीर खाना खाने से ज्यादा तफ्तीश के मूड में था। वो एक एक करके अनाया से सवाल करने लगा, क्योंकि नौफल को गोली मारकर वो अपने घर तो जाने से रही। हो सकता है अनाया ही कुछ इसके मुतालिक जानती हो। नहीं, मुझे क्या मालूम होगा इन सब बातों के मुतालिक। शांति ने कभी ऐसा कुछ बताया ही नहीं, जबकि अनाया को मालूम था कि कोयटा में इसकी अम्मी की कज़न रहती हैं। शांति का 2 बार कोयटा जाना हुआ था, तो इसने वहाँ से अनाया को फ़ोन भी किया था, मगर आज फ़ोन पर शांति ने इसे शायद कोयटा वाले घर के बारे में बात करने को भी मना किया था। दोस्ती की लाज रखते हुए अनाया ने कॉन्फिडेंस पर हाल रखा और नमीर को जवाब देने लगी। नमीर खाना खाने के साथ बहुत गौर से जांचती हुई नजरों से अनाया को देख रहा था। बकौल तुम्हारे क्या तुम्हारी शानदार से बात नहीं हुई ना, तुम्हारी इसके फादर का तुम्हारे पास इसके फादर का या किसी दूसरे रिश्तेदार का पता मालूम है? ठीक है, लेकिन अगर कल को मुझे मालूम हुआ तो मैं इनमें से किसी एक भी बात का आइडिया था, तो फिर देखना मैं तुम्हारी कैसे बैंड बजाता हूँ। नमीर इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर इसे धमकाते हुए बोला। बैंड तो अब मेरी शादी के पहले दिन से ही बजा रहे हैं। हद होती है, अगर एतबार नहीं है तो सवालात क्यों कर रहे हैं? अनायत की धमकी से वाकई डर गई, मगर अब वो इसके सामने खुद को झूठा भी साबित नहीं करना चाहती थी। एतबार की बात कम अज कम तुम मेरे सामने मत करो अनाया। नमीर ने अपना सर झटका। तो फिर बताएं, आपकी जैकेट में नाल आप ही के पास क्या कर रही थी? वैसे तो आप अपनी चीज किसी से शेयर नहीं करते। अनाया का यही सवाल तो सुबह से परेशान कर रहा था। तुम्हें जो समझना है समझो, जो सोचना है सोचती रहो। मैं तुम्हें अपने कैरेक्टर की वजाहत देने वाला नहीं। खाना उठाओ, खा चुका हूं मैं। अनाया नमीर अनाया को झिड़कता हुआ बोला। कोई और वक्त होता वो मनाल को कभी भी अपनी जैकेट नहीं देता, मगर वो इसके साथ स्लीवलेस टॉप में वॉक कर रही थी। गुजरने वाले की नज़र इस पर महसूस करके नमीर ने अपनी जैकेट मनाल के मांगने पर इसको दे दी, और मनाल के आप इस बात का अंदाजा लगाया, और मनाल ने इस बात का फायदा उठाया कि जैकेट मांगी भी शायद इसी वजह से थी। नमीर ने बराए नाम ही खाना खाया था। अनाया रूम से ट्रॉली वापस ले गई। नमीर, वैसे आप शांति के बारे में क्यों पूछ रहे थे, वो ठीक है? अनाया किचन से वापस आई तो इसने नमीर को बेड पर लेटे देखा। वो खुद भी लाइट बंद करके बेड पर लेट गई। एक दफा पर इसका ध्यान फिर शांति की बातों की तरफ चला गया। नमीर आखिर क्यों इस तरह इससे शांति के मुतालिक पूछ रहा था। अनाया सोचने लगी। वो ठीक है, अब सोने की कोशिश करो। नमीर का जवाब सुनकर वो खामोश हो गई। शांति ने काफी देर से अपना नंबर ऑफ किया हुआ था। वह नमीर के आने से पहले काफी देर से ट्राई कर रही थी। फिर नमीर का यूं अचानक सवाल करना शांति की अजीब सी बातें लाजमी कोई बात थी। वो सुबह शांति के मुतालिक इसकी खाला से कोयटा फोन करके बात करने का इरादा रखती थी। शांति की खाला का लैंडलाइन नंबर इसके पास डायरी में मौजूद था, और डायरी फरमान के घर में, मगर वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। वो बुआ को कॉल करके पूछ लेती। यही सब सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। जी, आज का नावल यहीं तक। अब मैं नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड करूँगी मैं, और मेरी कोशिश होगी कि लास्ट एपिसोड में मैं नावल को फिनिश कर दूँ। फिर हम इंशाल्लाह एक नया नावल लेकर आएँगे, और वो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। बहरहाल तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।